गेंद ड्रॉप कर रहा है, एक गेंद को ड्रॉप करने में 2 सेकंड का वेट कर रहा है। तो पहला गेंद ड्रॉप किया, 2 सेकंड चला, दूसरा गेंद तब ड्रॉप किया। अच्छा, दूसरा गेंद भी 2 सेकंड चल लेगा, तब तीसरा गेंद चलेगा। तो 2 सेकंड तो पहला पहले से चल चुका है, फिर दूसरा चलेगा 2 सेकंड, तो पहला कितना चल चुका है? 4 सेकंड। यानी आपका टाइमिंग कुछ इसी तरह से एडजस्ट होगा। टाइमिंग जो है, समय का जो वितरण होगा वो इसी रूप में होगा। पहला गेंद चला, अभी पहला गेंद चला है, 2 सेकंड वेट कर लो, अभी गेंद यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कितना सेकंड के बाद? अब पहला गेंद यहाँ नहीं, यहाँ हो गया। टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। अच्छा, 2 सेकंड जैसी टाइम हुआ वैसे दूसरा गेंद छूट गया। अब दूसरा गेंद यहाँ आएगा, पहला गेंद यहाँ आ जाएगा। तो पहला गेंद यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना सेकंड हो गया? पहला गेंद यहाँ, दूसरा गेंद कहाँ हो गया? यहाँ पर, फिर 2 सेकंड ले लिया। फिर अब तीसरा गेंद छूटेगा, तो तीसरा गेंद छूटेगा तो क्या होगा? दूसरा यहाँ पर, पहला यहाँ आ गया है, दूसरा यहाँ आ गया है। अब तीसरा जब छूटेगा तो यहाँ का यहाँ पर देख रहे हो ना कंडीशन। तो इस तरह से अब पहला गेंद यहाँ, पहला गेंद का टाइमिंग कितना हो गया? तो 2 सेकेंड और 2 सेकेंड। जिस वक्त तीसरा गेंद छोड़ा जा रहा था, जिस वक्त तीसरा गेंद छोड़ा जा रहा था उस वक्त पहला गेंद 4 सेकेंड चला, दूसरा गेंद 2 सेकेंड चला। अच्छा, जिस वक्त चौथा गेंद छोड़ा जाएगा उस वक्त पहला गेंद 6 सेकेंड चलेगा, दूसरा गेंद 4 सेकेंड चलेगा। तो चौथे पर बात करना है ना, तो चौथा पर बात करना है। तो चौथा के लिए पहला, चौथा गेंद जब छोड़ा जाएगा, फोर्थ गेंद जब छोड़ा जाएगा, तो फर्स्ट गेंद कहाँ होगा? कितना टाइम पर? 6 सेकेंड पर। सेकेंड गेंद कहाँ होगा? फर्स्ट गेंद। सेकेंड गेंद बताओ 4 सेकेंड। थर्ड गेंद बताओ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। हमको किस पर पोजीशन बताना है? दूसरा गेंद और तीसरा गेंद पर पोजीशन बताना है। तो हमारे पास दूसरा गेंद के लिए 1/2 जी का मान 10 और टाइमिंग कितना रखना होगा? टाइमिंग बताइए। 4 सेकेंड ना, तो 4 सेकेंड। 4 का स्क्वायर आप देख लीजिए, 16 × 6 80। 5 बार निकल रहा है ना, 16 × 6 80। यानी दूसरा गेंद 80 मीटर नीचे है। दूसरा गेंद कितना मीटर नीचे है? 80 मीटर। तीसरा गेंद बता दीजिए। तो तीसरा गेंद कहां पर? तीसरा गेंद के लिए टाइम कितना रखना होगा? 2 सेकेंड। तो फार्मूला रखो 1/2 × 10, 2 का स्क्वायर कितना? 4 के 5 के। यानी दूसरा गेंद का पोजीशन होगा, तीसरा गेंद का पोजीशन कितना होगा? 20 मीटर। तीसरा गेंद की पोजीशन होगी 20 मीटर, दूसरा गेंद की पोजीशन होगी 80 मीटर। यही इसका पोजीशन हो गया। बस आपको मन में उसका टाइम निकाल लेना है कि कैसे चला। पहला गेंद चला, 2 सेकेंड के बाद दूसरा चला, फिर 2 सेकेंड के बाद तीसरा चला, फिर 2 सेकेंड के बाद चौथा चला, फिर 2 सेकेंड के बाद पांचवा चला। हर गेंद के बीच में टाइम का गैप कितना चल रहा है? 2 सेकेंड चल रहा है। तो अगर मान लो सबसे ज्यादा टाइम किसको मिला होगा? जो पहला चला वो सबसे ज्यादा टाइम लिया, तो पहला गेंद को सबसे ज्यादा टाइम मिला, इसलिए पहला गेंद सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर दूसरा रहेगा, उसके ऊपर तीसरा रहेगा, उसके ऊपर चौथा रहेगा, और पांचवा उस वक्त छूट रहा होगा। शायद जब चौथा 2 सेकेंड चला होगा उस वक्त पांचवा क्या होगा? छूटने वाला। ये बहुत ही पॉपुलर न्यूमेरिकल हो जाता है फ्री फॉल से। अगर क्वेश्चन आती भी है, ये वाला न्यूमेरिकल आपको कहाँ पूछ सकता है? ये वाला न्यूमेरिकल आपको नीट के एग्जाम में भी पूछा हुआ देखा गया है। पॉलिटेक्निक तो बहुत नॉर्मल एग्जाम है, नीट के सामने पॉलिटेक्निक की कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। उसमें भी क्वेश्चन आता है, पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन डाल देता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, टाइमिंग गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना। ये सब मौखिक बना दिया कर। हम लोग पिछले क्लास में वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात कर रहे थे, तो मैंने बात बोला था कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक हिस्सा ऊपर जाने के लिए और एक हिस्सा नीचे लाने के लिए। अच्छा, ऊपर जाने के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन नीचे लाने के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नीचे वैसे आएगा जैसे फ्री फॉल है। नीचे कैसे आएगा? फ्री फॉल मोशन की तरह।
नीचे आएगा एकदम स्वतंत्र पतन गति की तरह। तो आज हम लोग अपवर्ड मोशन पर विचार कर लेते हैं। अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, इसमें दो मोशन है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। तो आज हम लोग अपवर्ड मोशन पर विचार करेंगे। मान लिया जाए कि कण को हम जमीन की सतह पर रखकर फेंकें। प्रारंभिक वेग कितना दे दिया u, और त्वरण में नीचे की ओर कितना प्राप्त किया g। कण चलता गया चलता गया चलता गया, जाते 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 एक बिंदु पर जाकर के क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 कर लेगा। जिस वेग पर जिस पॉइंट पर अंतिम वेग 0 हो उस पॉइंट का नाम टॉप पॉइंट। इसके ऊपर जाता है क्या, नहीं। अच्छा, टॉप पॉइंट, जमीन की सतह से टॉप पॉइंट तक के लिए जो हाइट होगी उस हाइट को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे, तो जमीन की सतह से टॉप पॉइंट तक की हाइट को हम लोग नाम दे देते हैं एज मैक्स। क्या नाम देते हैं, जमीन की सतह से टॉप पॉइंट तक की हाइट को एज मैक्स नाम दिया गया। अच्छा, जमीन की सतह से टॉप पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, टाइम ऑफ असेंडिंग। असेंड माने ऊपर चढ़ना और डिसेंड माने नीचे आना। तो इसका नाम हम अपनी सुविधा के लिए ये पूरे टाइम का नाम हमने कितना दे दिया, TA। कितना नाम दे दिया, TA। अच्छा, अगर किसी को मन है कि हम बीच में कुछ काम करें तो कर सकता है। मान लो कि वस्तु यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो T था। कितना था, इस टाइम को हम बीच वाला टाइम, इंटरमीडिएट टाइम या जनरल टाइम नाम देंगे। इस पर कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जाएगा। स्पेशल नाम आपको स्पेशल बिंदु तक जाने पर मिलेगा। स्पेशल बिंदु कौन सा है, स्पेशल पॉइंट कौन सा है, टॉप पॉइंट। जमीन की सतह से टॉप पॉइंट तक पहुंचना है, पूरे टाइमिंग का नाम है टाइम ऑफ असेंडिंग। बीच में कोई टाइम आप निकालते हैं तो इससे नॉर्मल टाइम, वर्तकालीन समय है ना, मीडियम टाइम बोल सकते हो। इसके लिए आपको कोई विशेष नाम देने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचा टाइम कितना लिया, 3। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हाइट कवर किया, मान लो कितना, थोड़ा सजा कर लिख देते वरना उतारने में दिक्कत होगा। ये हाइट हो गया कितना, A। और यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर वेग हो गया कितना, E। एकदम टॉप बिंदु पर जाएगा तो वेग कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हमें T टाइम पर वेग चाहिए तो वेग कितना होगा भी। ये पूरा चित्र में सब कुछ है। अब इस चित्र की सहायता से हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे। चित्र पर समझना है, चित्र में क्या क्या बना। चित्र को फिर से एक बार ड्रॉ कर दें, क्लियर है, चित्र क्लियर है ना, फिर से ड्रॉ कर दें। चलिए ठीक। देखिए, मन की आशाओं और अभिलाषाओं को छुपा के नहीं रखनी चाहिए, प्रकट करिए। बोलने की आजादी है लेकिन बेवजह ना। कितना वेग से छोड़ा, E वेग से। त्वरण नीचे की ओर था ना, त्वरण तो भाई नीचे की ओर है। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा किधर होती है, नीचे की ओर। ये नीचे से ऊपर जाते हुए अपना स्पीड घटाते जाएगा, घटाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि किसी बिंदु पर जाकर इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ग्राउंड सरफेस से या जहां से फेंके हैं और जहां पर जाकर के रुक गया है उस बिंदु तक की ऊंचाई को हम h max नाम देंगे। क्या नाम देंगे, h max, क्योंकि इसके आगे नहीं गया, इससे ज्यादा तो मैक्स नहीं नाम देते। जहां तक जा सका वो अंतिम सीमा था, और किसी चीज की हम अंतिम सीमा तक पहुंचते होते हैं तो उसका मैक्सिमम नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है, मैक्सिमम। इसके आगे ना, मैक्सिमम बोलेंगे तो समझ जाना इसके आगे ना, और मिनिमम बोलेंगे तो समझ जाना इससे पीछे ना। मैक्सिमम बोलेंगे तो भी समझ जा, इससे ज्यादा ना, और मिनिमम बोलेंगे तो इससे कम ना, है ना। मैक्सिमम मिनिमम एक वर्ड है जिसको हमें समझना चाहिए। हम बोलते हैं कि कलम का मैक्सिमम दाम 100 रुपया है, तो क्या एक्सलेट हो सकता है, नहीं। 99 हो सकता है, हाँ हो सकता है। मैक्सिमम दाम कितना है, 100 रुपया। तो मैक्सिमम दाम 100 है, मैंने 100 से ज्यादा ना, 100 से कम तो हो सकता है, 99 हो सकता है, 80 हो सकता है, 75 हो सकता है, लेकिन 100 लास्ट है, 100 से ज्यादा नहीं।
परीक्षा में 100 अंक के परीक्षा में मैक्सिमम कितना अंक ला सकते हैं? 102 भी क्या लाते हैं? आता है। कंपटीशन का एग्जाम तो पता चल जाएगा। एसएससी का एग्जाम जो हुआ उसमें 200 में जो इसका 200 मैथमेटिक्स बनाया 200 अंक का था, उसको 227 अंक कैसे आया? नॉर्मलाइजेशन से। कहां से? नॉर्मलाइजेशन से। मिल गया क्या? देख लीजिए, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन से। तो ये चलता है। चलिए हम लोग सब बात में करेंगे। मैक्सिमम जैसे बोलेंगे तो उससे आगे वैल्यू नहीं होती, और मिनिमम जैसे बोलेंगे तो इससे पीछे वैल्यू नहीं होती। जैसे चप्पल की दाम मिनिमम 50 रुपया है, तो क्या 49 में मिलेगा? जवाब होगा नहीं। मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझना है। हम लोग पढ़ेंगे, मैथ में भी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इंटरवल आपको पढ़ाएंगे। इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम पर बहुत ज्यादा काम करना है। इसके आगे अब नहीं जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, ये इसकी क्या हो गई? मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स इसका नाम दे दिया गया। अच्छा, एकदम जमीन की सतह से टॉप बिंदु तक जाने में जितना उसे टाइम लग जाए, एकदम कहां से कहां तक जाना है? जमीन जहां से छोड़ा गया वहां से कहां तक पहुंचना है? टॉप तक। तो इसके लिए जितना भी उसे टाइम लगेगा उस टाइम का नाम पड़ेगा टी ए। क्या नाम पड़ेगा? टी ए फॉर असेंडिंग। अच्छा, बीच में अगर किसी को मन है कि हम बीच में यहाँ पर पता करें, तो यहाँ पर तो वेग जीरो नहीं ना हुआ है। वेग जीरो कहाँ होगा? टॉप पर। तो यहाँ से अगर हम पता करें कि यहाँ से कितना हाइट पर वेग पता करना चाहता है, तो ये वाला हाइट हम नॉर्मल एज मान लेते हैं, छोटा सा एज। ये महत्तम हाइट तो है नहीं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा, इस टाइम को हम लोग कौन सा टाइम मान लेते हैं? टी। और यहाँ पर जो वेग मिला उस वेग को हम क्या नाम देते हैं? टी। यानी यहाँ पर जो वेग है वो है टी। टी टाइम पर वेग भी, और टी टाइम पर हाइट कितना? एच। तो ये सारा, और टी ए टाइम पर हाइट कितना? एच मैक्स। ये पूरा चित्र में पूरी बात बताई गई। अभी चित्र से ही हमको काम करना होगा। लैंग्वेज को काम लिखने का तरीका है कि चित्र को बेहतर बनाना। अब हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे। अब हमें बताइए, हमने मोशन इक्वेशन दो बनाया था। एक बोला था कि अगर त्वरण और चलना एक ही डायरेक्शन में हो तो प्लस वाला इक्वेशन लिखा जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस वाला। तो कौन सा इक्वेशन इसको डील करेगा? प्लस वाला कि माइनस वाला? जा रहा है ऊपर और त्वरण है नीचे, तो माइनस वाला इक्वेशन इसमें लागू होगा। कंडीशन पकड़िए और न्यूमेरिकल में आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन पहला बनाएंगे, v बराबर u माइनस at। ये बनाएंगे ना। अब इस वेग को निकालना है, v वेग को तो ये लिखा है, u तो e वेग है, हाँ u तो e ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर से आ जाइए। अच्छा, आ जाइए। तो गर्ल्स लोग उस साइड से आते हैं, बॉयज लोग इस साइड से आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, जब भी एक्सीलरेशन और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बैठ जाइए, तो माइनस वाला इक्वेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। कौन सा इक्वेशन क्रिएट करेंगे? माइनस। बनाइए। हमको इस वेग को चाहिए, तो इस वेलोसिटी के लिए टाइम तो टी है, और त्वरण के जगह पर केवल क्या रख देना होगा? जी। यानी इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। v बराबर u माइनस टी। v बराबर कितना? u माइनस टी। दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं हम यहाँ से। जैसे ही हम अगर v को जीरो करेंगे, तो v को जीरो करेंगे तो टाइम को कितना करना होगा? t। v को जीरो करने का हक कब है? जब टाइम पूरा ta ले लेंगे, तो यही t क्या हो गया है? जीरो। कौन सा टाइम पर? ta टाइम पर। तो यहीं से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, v को क्या कर देंगे? जीरो। u को तो u रहने दो, t के जगह पर क्या कर दो? ta। अब माइनस वाला पीठ इधर ले आते हैं, तो बोलिए जी टी ए बराबर कितना?
यू बटा सॉरी यू ना, जी टी ए बराबर यू, तो टी ए बराबर कितना, यू बटा जी। एक इक्वेशन ये भी बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोलिए, ई स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ए एस किससे हो, हमको इस वेग को निकालना है, ध्यान रखना इस वेग के लिए। तो इस वेग के लिए हाइट कितना, दूरी कितना है, h है। अब इस वेग के लिए दूरी कितना है, h मैक्स है ना। अच्छा हमको चाहिए ये वाला बीच वाला, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2 a की जगह g, s की जगह पर कितना रखना होगा, स्मॉल h की कैपिटल H मैक्स स्मॉल h। यहां से आप v बराबर कितना लिख पाएंगे, अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh, ये वाला इक्वेशन बना। अब थोड़ा हमें बताओ, हमको अगर चाहिए a वाला h मैक्स, h मैक्स शामिल कर देते हैं, तो h मैक्स जैसे शामिल कीजिएगा तो v को कितना करना पड़ जाएगा, 0, यानी v को हम जैसे 0 करेंगे यहाँ से, तो v हो गया 0 स्क्वायर बराबर कितना, u स्क्वायर माइनस 2g, h की जगह क्या रख दें, h मैक्स रख सकते हैं ना, 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो 2g h मैक्स बराबर कितना, u स्क्वायर, h मैक्स का फॉर्मूला बता दो, u स्क्वायर बटा में कितना, 2g, h मैक्स का भी फॉर्मूला मिल गया। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अति महत्वपूर्ण है। टीए का फॉर्मूला u बटा जी, h मैक्स का फॉर्मूला u स्क्वायर बटा 2g। और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर। तो देखो s बराबर में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, s बराबर प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला, ये बात ध्यान रखना, माइनस वाला फॉर्मूला चलेगा। s हम ये वाला लिखना चाहते हैं, लिख दें, कितना लिखेंगे, स्मॉल h ut, इसके लिए तो टाइम t है ना, और माइनस 1/2 a की जगह पर g t स्क्वायर, ये तो बहुत छोटा सा नन्हा सा सूत्र आ गया, इसमें क्या था। अब इसमें h की जगह कितना करना है, h है, तो करना क्या होगा, t की जगह पर किसको रखना है, t। तो यहाँ से हम h मैक्स का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ut और माइनस 1/2 g t a स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूला को हम काट देते हैं, कारण कोई नहीं यूज करेगा, जहां देख रहा है कि h मैक्स का ये बहुत छोटा फॉर्मूला है, इसे ना न्यूमेरिकल लोग बनाना चाहेगा, ये एकरा से बनाना चाहेगा। हम लोग जो भी यूज करते हैं, जहां देखते हैं कि जो आसानी से काम लेते हैं, जो आसानी से काम आ जाए, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस फॉर्मूला में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ut माइनस 1/2 gt नहीं, सब जगह कितना टीए, टी के जगह क्या करना होगा, टीए। तो ये फॉर्मूला यूज होगा भी नहीं, इस फॉर्मूला के सामने इस फॉर्मूला का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए फॉर्मूला ना भी उतारने कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 2 3 4, अरे कितना, 5, ये 5 सूत्र हमारे पास है। अब इससे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम वस्तु को कहाँ भेजे हैं, जमीन की सतह से टॉप पर, फिर टॉप से नीचे लाएंगे, और लाएंगे तो बड़ी करिश्मा वाला चीज दिखाई देगा, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज दिखेगा। बस पहले उतारिए, वह क्षण भर के लिए वहां हो सकता है, इतना कम टाइम के लिए वहां रुकता है, कुछ टाइम को आप देख भी नहीं पाएंगे कि रुकेगा। उसके बाद ऊपर जाने के बाद डायरेक्शन मोड़ करके वो नीचे आना शुरू करता है। रैकेट्स वगैरह खेलते होंगे आप लोग, तो इधर से मारा तो उधर में मुंह करके जाएगा, उधर से मारा तो इधर में मुंह करके आएगा। बीच रास्ता में क्या करता है, डायरेक्शन वगैरह चेंज करता है ना, तो ऐसा ही वेलोसिटी का डायरेक्शन वगैरह चेंज होता है। पहले गया ऊपर की ओर,
यहाँ पर रुक के फिर त्वरण के प्रभाव में नीचे मुड़ गया, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। जाने वाले रास्ते को कितने बार क्रॉस करेगा? 2 बार, जाते समय प्लस आते समय। ठीक है, मिटा देते हैं। अब वस्तु को नीचे लेकर आइए, ऊपर अकबका रहा है। तो नीचे लाने में तो मैंने बताया था कि फ्री फॉल का तमाम इक्वेशन यूज कर लो। ऊपर से नीचे आएगा तो कितना वेग से चलना शुरू करेगा? जब वह ऊपर से नीचे आएगा तो प्रारंभ वेग कितना रखेगा? 0, क्योंकि पहला वेग समाप्त हुआ 0 पर। नीचे से ऊपर जाने का वेग समाप्त हुआ 0 पर, तो ऊपर से नीचे आने का वेग प्रारंभ होगा 0 से। एक का अंत, दूसरा का प्रारंभ, अंत ही आरंभ है। महाकाव्य। यहाँ पर हाइट कितना ले लिए थे बताओ? हाइट कितना था? यहाँ पर प्रारंभिक वेग u का मान बोल दीजिए 0। अच्छा, हाइट कितना लीजिएगा? तो हाइट तो लीजिएगा h मैक्स। h मैक्स से नीचे आ रहा है ना, नीचे से ऊपर गया उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु से अब नीचे आएगा तो टोटल हाइट कितना कवर करेगा? गिरते वक्त भी h मैक्स। h मैक्स से गिरेगा, उच्चतम बिंदु से नीचे जाकर के हिट करेगा किसको? जमीन की सरफेस। अच्छा, आवृत्त त्वरण का हाल क्या है? तो त्वरण तो नीचे ही है ना, तो त्वरण हमारा जी नीचे की ओर है, यहाँ पर आएगा। अच्छा, चला था यहाँ पर कितना वेग से? थोड़ा ध्यान से देखिए, चला था कितना वेग से? ऊपर चला था कितना वेग से? ई वेग से। अब आके टकराएगा, तो टकराएगा तो वेग नाम क्या पड़ेगा? ई आई। याद आया? चले कुछ भी टकराता है जिस वेग से, उसका नाम क्या पड़ता है? इम्पैक्ट वेलोसिटी। अच्छा, जमीन की सतह तक ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था? ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? तो नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा था TA। अभी तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा हमको मालूम नहीं, निकाल कर देखेंगे। काजी हो सकता है जितना टाइम जाने में लगा है उतना ही आने में लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? अब पूरा बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर कौन सा इक्वेशन चलेगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? सेम डायरेक्शन में ना। ये इक्वेशन पकड़ रहे हो तुमको से मोशन कभी नहीं छूटेगा। पता ही नहीं चलता है कि प्लस कहाँ लगेगा, कहाँ माइनस लगेगा। बस याद रखें, सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। बहुत सिंपल इसका लॉजिक। अब कारण भी बता दिए हैं, स्पीड घटने और बढ़ने का मामला है ना। तो इक्वेशन तैयार करते हैं, v बराबर u प्लस at। v तो भाई हमारे पास कौन सा निकालना चाहते हैं? तो हम v निकालना चाहते हैं a वाला, vi निकालना चाहते हैं। कौन सा टाइम निकालना चाहते हैं? vi। तो यहाँ पर देखेंगे vi निकालने के लिए vi रख देंगे। क्या रख देंगे? vi रख देंगे। अच्छा, u हमारा कितना हो जाएगा? 0। तो हटा दो टर्म, a की जगह पर g। टाइम जो है मेरे पास, वो टाइम को हम लोग उतना ही जाने का जितना टाइम, उतना ही आने का टाइम। बोला था कि जितना समय जाने का उतना ही समय आने का। तो टाइम हम पिछले क्लास में भी निकाले थे। फ्री फॉल में टाइम कितना निकाल कर बताएंगे? TA का फॉर्मूला कितना होता है फ्री फॉल में? आप लोग देखेंगे ध्यान से, फ्री फॉल में TA का फॉर्मूला निकाला होगा। तो यहाँ पर आपको VI देख लीजिए, वहां पर V बराबर GT फॉर्मूला लिखे होंगे, देख लीजिए। फ्री फॉल में V बराबर GT फॉर्मूला लिखे है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए T के जगह पर केवल क्या लिख देंगे? T के जगह पर कितना लिख देंगे? TD। क्या लिख देंगे? अच्छा, TD कितना के बराबर होगा? तो यहाँ पर लिखना होगा बट TD बराबर कितना? TA। TD और TA कितना के बराबर? TD और TA आपस में क्या होते हैं? बराबर। जाने का समय और आने का समय आपस में क्या होता है? बराबर।
तो यहाँ पर हम कितना रख दें, TA रख सकते हैं या TD भी रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो देखो यहाँ से आप कितना निकाल कर ला सकते हैं, तो TD बराबर कितना निकाल सकते हैं, तो TD बराबर निकाल सकते हैं VI बटा G। कितना निकाल कर रख सकते हैं, VI बटा G, TD बराबर। अच्छा TD बराबर VI बटा G और TD जो है किसके बराबर है, बोलो, U बटा TA के बराबर है ना, और TA के बराबर है, TA कितना के बराबर है, U बटा G के बराबर। देखो अभी निकाले, देख लीजिए, देखिएगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। TD तो हम लिख दिए VI बटा G, यहाँ से लिख दिए। अब देखिए TD और TA आपस में क्या है, तो TD और TA को आपस में बराबर रखें। TA कितना के बराबर, U बटा G के बराबर। यहाँ से लॉजिक देखो, अगर ये दोनों को बराबर मानते हो तो देखो G से G तो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब देखिए जितना इम्पैक्ट वेलोसिटी है उतना ही प्रक्षेप वेलोसिटी है, प्रोजेक्ट वेलोसिटी। देख रहे हैं, यानी जितना वेग से जाएगा उतना ही वेग से टकराएगा। 100 मीटर पर सेकंड की वेग से एक वस्तु को ऊपर उछाला गया, जमीन से कितना चाल से टकराएगा, 100 से टकराएगा। क्यों टकराएगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों इक्वेशन, जाने का VI, सॉरी आने का क्या करें, टकराने को क्या करें VI, और जाने को क्या करें U। अभी दोनों देख रहे हैं ना बराबर है, ये दोनों को इक्वल करोगे ना, ये दोनों को इक्वल करोगे, ये दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करोगे तो क्या होगा, VI बटा G बराबर U बटा G, तो G से G कट जाएगा, तो VI बराबर कितना के बराबर, U के बराबर। यानी टक्कर का वेग एक वेग के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होता है, डायरेक्शन उल्टा होता है। जाते वक्त ऊपर की ओर, आते वक्त, तो हमने बताया था कि जाना को प्लस कहिए तो आना को, तो इसमें गलती करके लोग आता है, हम बता करके थक जाते हैं कि ऐसा गलती मत करना। गलती क्या करता है, प्रश्न कुछ देता है कि एक वस्तु को 100 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर उछाला गया, वह वस्तु पुनः उछाले गए बिंदु पर कितना वेग से टकराएगा। पहला ऑप्शन डाल देता है 100, दूसरा ऑप्शन डालता है -100, तीसरा ऑप्शन डाल देता है 50, चौथा डाल देता है -50। कौन सा सही मार्क करेंगे, -100। वेग बोल रहा है ना, तो वेग बोल रहा है तो जाना प्लस है तो आना क्या है, माइनस है। अब यही चाल बोलता तो प्लस में आंसर दे देते। एक वस्तु को 100 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर उछाला गया, वो कितना चाल से पुनः टकराएगा, तो 100 से टकराएगा। वेग बोलेगा तो जाना प्लस, आना माइनस, और चाल बोलेगा तो दोनों प्लस, क्योंकि चाल कभी नेगेटिव नहीं बोली जाती, चाल कभी नेगेटिव नहीं होता। तो पढ़ लेना, सवाल को सावधानी से पढ़ लेना कि वेग बोल रहा है कि चाल बोल रहा है। वेग बोलेगा तो माइनस वाला ऑप्शन मार के आना, और चाल बोलेगा तो प्लस वाला ऑप्शन मार के आना, वरना सब पढ़ावल बेकार हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि इम्पैक्ट वेलोसिटी कितना के बराबर, m के बराबर। अच्छा थोड़ा सा और इक्वेशन को और सेट करते हैं। याद रखना, जाने का समय और आने का समय आपस में क्या होता है, बराबर होता है। 2 सेकंड गया और 2 सेकंड आया, तो जाने का समय और आने का समय दोनों आपस में बराबर माने जाते हैं, होता ही है। अच्छा, ऐसे हालात में जितना वेग से जाता है या जितना चाल से ऊपर जाता है उतना ही चाल से जमीन से हिट करता है, टकराता है। अब थोड़ा सा और इक्वेशन बनाते हैं। अगर हम H max का फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला लगा सकते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, ये फार्मूले लगाएंगे। S के जगह कितना रख देंगे, H max रख सकते हैं ना, 1/2 रख सकते हैं। अच्छा, एक की जगह पर UT तो खत्म हो गया, U यहाँ पर कितना है, 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है, नीचे से ऊपर जाते हुए 0 नहीं है, ऊपर से नीचे आते वक्त क्या है, 0 है। G रख दिया। यहाँ पर टाइम कितना रखना चाहिए, टाइम कितना रखना चाहिए, तो टाइम आप देखेंगे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो कौन सा टाइम लीजिएगा, TD की TA, TD नीचे से ऊपर जाते हुए, और TD
ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो टीडी लिखना चाहिए कि टीडी लिखना चाहिए। हालांकि दोनों लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप टीडी भी लिख सकते हैं, टीए भी लिख सकते हैं, टीडी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो एच मैक्स का एक और फॉर्मूला निकल रहा है, लेकिन फॉर्मूला वही है, थोड़ा गौर करना। 1/2 देखना, वही फॉर्मूला फिर निकल के आ जाएगा। जी का मान जी रखने दो, और टीडी को कितना लिख सकते हो, टीडी को लिख सकते हो u/g, टीए को भी लिख सकते हो कितना, दोनों तो सेम है, तो यहाँ पर कितना लिख दें, u/g और u/g का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो 1/2 g u स्क्वायर बटा में g स्क्वायर, g से पावर कट गया, कितना हो गया u स्क्वायर बटा में 2g। देख लो h मैक्स का फार्मूला पहले भी कितना आया था, u स्क्वायर बटा में 2g, अभी भी कितना आ रहा है, u स्क्वायर बटा में 2g, वही आ रहा है ना। मैंने फॉर्मूला में हमारा कोई डेरिवेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए एक बात याद रखेंगे, इसमें आपको ऊपर से नीचे जब आएगा तो फ्री फॉल बन जाएगा, नीचे से ऊपर जाते हुए वर्टिकल है और ऊपर से नीचे आते हुए क्या है, फ्री फॉल, ठीक है ना। अच्छा, कितना समय तक हवा में रहेगा, हवा में कितना समय तक रहेगा, जाते समय भी हवा में रहेगा, आते समय भी हवा में रहेगा, जब तक जमीन को हिट नहीं करता। तो हवा में जितना समय तक रहेगा उस टाइम को हम लोग नाम देंगे उड़ान का, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका नाम क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उड़ान काल का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का, कौन सा काल, उड़ान काल। तो उड़ान काल देखिए, जाने का समय जोड़ आने का समय, जाने का समय जोड़ आने का समय बराबर कैपिटल टी, इसको हम लोग उड़ान काल को कैपिटल टी से नोटेट करते हैं। अच्छा, टीए, टीए को कितना लिखोगे, टीए को कितना लिखोगे, u/g, टीडी को कितना लिखोगे, u/g, दोनों तो u/g, तो दोनों को u/g लिख सकते हो दो बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2u/g होगा ना। तो कैपिटल टी का मान कितना हो जाएगा, तो फाइनली कैपिटल टी का मान हो जाएगा 2u/g। इतना फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बहुत आसानी से प्रॉब्लम। हम तो फॉर्मूला लगाएंगे भी नहीं, मौखिक बनाने के तरीका सीखेंगे, फॉर्मूला केवल आपको संतुष्टि के लिए दे रहे हैं। सर टी और टीडी तो जुटेगा ना, हाँ जुड़ेंगे ही ना हो जाएगा, u/g ना वो बोला टी और टीडी, हाँ क्योंकि दोनों सेम है तो जुटेगा ना, तो जोड़े ना, ऊपर भी दो नीचे भी दो ना वो बोला जो कैपिटल टी लिख दिया ना, हाँ उसका जगह 2t होता है, टीए प्लस टीडी आपको टी मिल गया, माने जाने का समय जोड़ाने का समय ये मिल गया, टोटल उड़ान का। टोटल उड़ान काल क्या होता है, हवा में जब तक होता है उसे क्या बोलते हैं, उड़ान काल। तो हवा में कब तक रहेगा, जाते समय भी हवा में माना जाएगा, आते समय भी हवा में जाएगा। अच्छा, तो दोनों को जोड़िएगा ना, जाने का समय टीए, अब आने का समय टीडी, दोनों को जोड़ेंगे तो उड़ान काल मिल जाएगा। तो जाने का समय भी कितना, u/g, अब आने का समय भी कितना, u/g, तो u/g में u/g जुटेगा तो कितना होगा, 2u/g। जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं ना, एक का जोड़ है, सिंपल फ्रैक्शनल एडिशन है। अब ऐसे भी हम लोग बेसिक त्वरण जब पढ़ा रहे थे एक्सेलरेशन, तो उसमें बहुत सारा काम किए थे। ऐसे बोल दिए थे कि एक वस्तु को मान लो, एक वस्तु को जमीन की सतह से हम फेंके, 40 मीटर पर सेकेंड से फेंके, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगाएगा, कितना समय तक ऊपर जाएगा। तो 40 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद 0, 10 से घटेगा और नीचे आएगा तो फिर 10, 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, यानी गया भी 40 से, आया भी 40 से, जाने में भी 4 सेकेंड, आने में भी 4 सेकेंड, तो कितना सेकेंड हवा में रह गया, 8 सेकेंड।
तो कलम भी लगाने की जरूरत है, तो मौखिक हम लोग काम कर लेते हैं। एक काम और थोड़ा सा करने का मन कर रहा, देखो ध्यान से। ये तो कर दिए ना, ये वाला बात तो आपको ये देखनी है कि जितना वेग से जाता है उतना ही वेग से टकराता है, डायरेक्शन उल्टा होता है। थोड़ा सा इसको एक और तरीके से आपको दिखा देते हैं ताकि मन को और थोड़ा कॉन्फिडेंस हासिल हो। मैंने केवल हम घुमा रहे हैं इसलिए कि कितना भी घूमोगे रिजल्ट वही लेकर आओगे जो निकला। अगर हम ये वाला इक्वेशन लिखें, ई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2ax, ये वाला फॉर्मूला लिखें तो नीचे आने के लिए है ना, ये हमारा कितना हो गया 0, नीचे आ रहा है। अच्छा ई वाला वेग लिखना है तो vi लिख दिया, vi स्क्वायर, ई हमारा 0 है ना, नीचे के लिए हमारा 0 है। अच्छा 2g, एस की जगह कितना रखना चाहिए, एज मैक्स, पूरा चलेगा तब ना टकराएगा, तो एस की जगह क्या रख दिए एज मैक्स। तो vi स्क्वायर, vi बराबर कितना अंडर 2g एच मैक्स, ये भी फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। vi बराबर अंडर 2g एच मैक्स, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये पूछेगा टक्कर का वेग, और टक्कर का वेग तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो जितना वेग से फेंके थे उतना ही वेग आएगा, तो निकालने की जरूरत है। अच्छा अगर नहीं विश्वास है तो इसी में रख लो ना, तो मान रख कर देखो, मान रखो, बात को खत्म करो, 2g को g रहने दो, h max का फार्मूला लगा दो, e स्क्वायर बटा में h max का फार्मूला पढ़ा है ना, तो 2g से 2g कट गया तो क्या बचा अंडर रूट u स्क्वायर का वर्गमूल बता दो, आ रहा है ना वही, यानी इम्पैक्ट वेलोसिटी कितना के बराबर, कैसे भी देखिएगा वही करना है, रिजल्ट हमारा चेंज नहीं करेगा, इसलिए इसको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब हम लोग 2-4 को प्रॉब्लम इसको कर लेते हैं, पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं कि किस हद से प्रॉब्लम पूछता है। प्रश्न लिखिए, बोले देखिए एक पत्थर को एक व्यक्ति जमीन की सतह से सीधा ऊपर की ओर, जमीन की सतह से सीधा ऊपर की ओर 60 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 60 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 60 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से सीधा ऊपर उछालता है, प्रारंभिक वेग से सीधा ऊपर उछालता है। A stone is projected by a man vertically upward, projected by a man vertically upward with velocity, with initial velocity कितना बोले, कितना स्पीड से 60 मीटर पर सेकेंड। देन तो निम्नलिखित राशियों की गणना करें। तो
निम्नलिखित राशियों की गणना करें। पहला, पत्थर को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? पत्थर को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? दूसरा लिखिए, पत्थर को जमीन की सतह पर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? पत्थर कितना समय तक हवा में रहेगा? तीसरा लिखिए, पत्थर कितना समय तक हवा में रहेगा? और चौथा सवाल, पत्थर अधिकतम कितना ऊंचाई तय करेगा? पत्थर अधिकतम कितना ऊंचाई तय करेगा? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट। 4 सवाल हमने आपको दिया है, बनाइए। चौथा, पत्थर अधिकतम कितना ऊंचाई तय करेगा? कितना स्पीड से गया? पहला तो 6 सेकंड आ रहा है। दूसरा, तो इसमें दूसरा में बात जान लो, 6 सेकंड तो गया और 6 सेकंड बाद आएगा, यानी जमीन पर दोबारा आने में उसे 12 सेकंड लग जाएगा। यानी दूसरा आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट वाला होगा। गया तो जाते वक्त 6 सेकंड लगाया, अब 6 सेकंड आने में लगाएगा, तो टोटली कितना सेकंड जमीन को हिट करने में लगाएगा? 12 सेकंड। तो दूसरा आंसर 12 सेकंड हो गया। अब तीसरा सवाल क्या है? तो कह रहा है टाइम टू हिट द ग्राउंड, ये दूसरा तो हो गया। तीसरा, टाइम टू प्रेजेंट इन एयर, तो हवा में कब तक रहा? 12 सेकंड रहा, जाते समय भी और आते समय भी। तो हवा में भी आपको 12 सेकंड रहा, यानी आपको दूसरा और तीसरा का आंसर 12 सेकंड होगा। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो मैक्सिमम हाइट यानी इसके लिए आप फार्मूला लिखिए, h max का फार्मूला e²/2g। ये सब तो बिना फार्मूला का बन गया। कैसे बिना फार्मूला का बन गया? तो आपको 60 के स्पीड से फेंका गया, तो जाने का समय आप कैसे लगाते हो? फार्मूला से बनाओगे तो ये जाने का समय क्या लगाओगे? u/g। u कितना है? 60 है और g का मान 10, काट देंगे 6 सेकंड। अच्छा, जाने का 6 सेकंड, तो आने का भी 6 सेकंड। अब बिना फार्मूला का बनाएंगे तो भी 10 घटा के चले जाएंगे, है ना? तो हर उपाय h max कैसे निकलेगा? फार्मूला इसके लिए लगाइए, h max का फार्मूला लगाओ, e² में कितना? 2g। u कितना दिया हुआ?
60 दिया हुआ है ना, तो 60 का जी का मान 10 रखिएगा, जी का मान 10 रखिएगा। कैलकुलेशन के चक्कर से बचने के लिए कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम। तो देखो प्रॉब्लम बड़ा बड़ा रहेगा लेकिन उसका सलूशन मौखिक आ जाएगा। आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वर्टिकल डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर प्रक्षेपित गति। कल एक लड़का पूछ रहा था कि ऊपर से अगर मारेंगे तो वही गति है, अगर छोड़ दिए तो फ्री फॉल। अब ऐसे ले जाके धक्का मार के छोड़ रहे हैं तो कौन सा? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तब बताओ एक वस्तु को आप जमीन की सतह से कितना ऊपर ले गए हैं? तो जमीन की सतह से मान लो कि एज ऊपर ले गए और यहाँ पर कितना वेग से नीचे फेंक रहे हैं? u से u का मान 0 नहीं रखना, 0 कर देंगे तो फ्री फॉल हो जाएगा, केवल 0 नहीं रखना, ठीक है ना। बाकी सारा कहानी वही है। जमीन की सतह तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसका नाम td, ऊपर से नीचे आए तो td, नीचे से ऊपर जाए तो ta, नाम केवल बदलना है। यहाँ पर आएगा तो जमीन से टकराएगा, कितना वेग से टकराएगा? उस वेग का नाम क्या होता है? इम्पैक्ट वेलोसिटी। बीच में कोई अगर निकालना चाहता है यहाँ का वेग, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लिया जाए कितना? एज, ये पूरा हाइट नहीं है, और यहाँ का टाइम मान लिया जाए कितना? t। तो आप तीनों इक्वेशन, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, तो बहुत सिंपल सा काम है एकदम आपको। अच्छा त्वरण तो हमेशा नीचे होता है ना, तो प्लस वाला ऑपरेट करेगा कि माइनस वाला? देखकर बताइए, प्लस ऑपरेट कि माइनस ऑपरेट? एक ही डायरेक्शन में प्लस ऑपरेट करेगा। फार्मूला लगाते जाइए, v बराबर u प्लस at। हमको ये वाला वेग निकालना है, तो केवल a की जगह केवल क्या कर देते हैं? और कुछ करना नहीं, इसमें कोई दफा नहीं है। दूसरा बोलो, अगर हमें ये वाला वेग निकालना है, ये वाला वेग, तो क्या लिखते हैं? बोलो v। अब यहाँ पर क्या करते हैं? u g, t की जगह केवल क्या करना होगा? td, पूरा टाइम लेना होगा, तो पूरा टाइम कितना? td। इक्वेशन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ खास नहीं। दूसरा देखिए, v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर आ प्लस कितना? 2a s। हमको a वाला चाहिए, तो v तो रहने दो, a की जगह क्या लिख दो? g। अब इस s के लिए दूरी हमें यहाँ से यहीं तक लेना होगा ना, तो स्मॉल h केवल कौन सा ले लेते हैं? स्मॉल h। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको कुछ खास नहीं। ये वाला बता दो, बोलो e स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल H। इसमें आपको कुछ नहीं है, इसलिए इसको केवल उतार दीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रहेगा कि ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। दूरी भी निकाल लो, वो आपको निकाल लो, वो निकाल लीजिए। बोलो s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। तो s की जगह कितना रखते हैं?
ई वाला एस निकालना चाहते हैं। एज टाइम तो टी रहेगा ना, तो खाली एस की जगह क्या लिख देंगे एज, और बाकी ए की जगह क्या करना है जी करना है, बड़ा एच कर देना, हो गया टी को टी कर देना, टी को केवल टी कर देना। अब एक बात याद रखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। अगर मान लो कि एक 5 केजी का वस्तु गिराओ चाहे एक आधा केजी का वस्तु गिराओ, दोनों एक ही ऊंचाई से गिराओगे तो एक ही टाइप से जमीन पर जाकर के क्या करेगा, टकराएगा। ऐसा नहीं है कि 5 केजी वाला ज्यादा भारी है तो वह जल्दी टकराएगा और 2.5 केजी वाला कम भारी है तो देरी से टकराएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान रखना, द्रव्यमान पर कोई लेना देना नहीं है, द्रव्यमान से बिल्कुल स्वतंत्र होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। देख लो कहीं भी मास आ रहा है, इक्वेशन में कहीं भी मास है, द्रव्यमान है, एम लिखा हुआ है, नहीं, मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पर बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता है। हाँ, इसलिए कागज और लोहा लीजिएगा, इसलिए क्योंकि कागज पर एयर का प्रेशर लागू हो जाता है, लोहा पर एयर का प्रेशर लागू नहीं होता है। अगर कागज और लोहे के टुकड़े को आप निर्वात में गिराइएगा ना वैक्यूम में, तो एक ही टाइप का गिरेगा। ये काम किया था, हालांकि लोग बोलते हैं कि गैलीलियो ने न्यूटन की बात को काटा था, संभव ही नहीं है। गैलीलियो का जन्म 100 साल पहले हुआ था न्यूटन से, तो कैसे नियम काट देगा भाई। गैलीलियो का डेट ऑफ बर्थ देख लो, न्यूटन का डेट ऑफ बर्थ देख लो, दोनों के बीच में डेट ऑफ बर्थ का 100 इयर्स का गैपिंग है, तो उसके सिद्धांत को कैसे काटने के लिए आ जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं, बेतुका बात होगा। हवा के प्रभाव की वजह से कागज हवा में फ्लोटिंग करता है, फ्लोटिंग मैंने तैरता है, इसकी वजह से उसको नीचे आने में टाइम लगता है, और पत्थर उसको फ्लोट नहीं कर पाता है। पत्थर पर एयर का रेजिस्टेंस प्रभावी नहीं होता है, इसलिए पत्थर डायरेक्ट हिट कर जाता है। हवा अगर ना होता तो पत्थर और कागज का टुकड़ा या रुई का भाग एक ही समय में गिरता। निर्वात में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, दोनों एक ही टाइम पर हिट करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता। ये ना क्रॉसिंग, पार करना। क्रॉसिंग क्या है, मान लो कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस करना चाह रही, क्या करना चाह रही, क्रॉस। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो गाड़ी है, दो गाड़ी कहाँ से ना, दो कॉपी ला, मेरे को बेचारी कॉपी लेकर आती, लाइए लाइए, ऐसा कॉपी लाइए जिसको हम उठा सके, कमजोर आदमी भारी भारी कॉपी दीजिएगा, हम डेवलप करेंगे। अब मान लीजिए कि हम इस गाड़ी को इस गाड़ी के आर पार करना चाहते हैं, यानी पार कराना चाहते हैं, तो पहले नंबर तो शर्त होगा कि इनकी बीच की दूरी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा शर्त होगा कि इस जो चल रहा है उसके बराबर दूरी तय होनी चाहिए। अभी कितना दूरी तय कर दिया, बीच का गैप प्लस खुद की लंबाई। अब फिर शर्त होगा कि जिसको पार करना चाहता है उसके बराबर दूरी तय करनी होगी। अब हो गया पार, यानी पार होने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 डिस्टेंस। ध्यान से देखना, 1
गैप पूरा। दूसरा खुद के आकार के बराबर चल रहा है। अगर ये बात को तो दोनों का डायग्राम एक है ना, मैंने साइज एक है इसलिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। कॉपी रखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाला मान लो टेम्पू, ये है लंबा वाला डल्ला वाला गाड़ी। अभी चला तो पहले नंबर तो भाई इसके पास पहुंचो, तो पहला गैप कितना दूरी तय किया, जो गैप था। दूसरा बार कितना दूरी तय किया, देख लो अपने आकार बराबर। यहाँ से चल के यहीं तक आया ना, तो यहाँ से चल के यहीं तक आया तो अपने आकार के बराबर दूरी तय किया। अच्छा क्या पार हो गया ये? नहीं, इस कंडीशन को ओवरटेक करते हैं। सामने सामने हो जाए तो ओवरटेक, रोड पर लिखा हुआ देखे होंगे ओवरटेक करना मना है। ओवरटेक करने का मतलब सामने सामने आप गाड़ी चला रहे हैं तो भाई दिक्कत होगा, पासिंग में दिक्कत नहीं होगा। बस इधर से हम बाइक से इधर हैं और हम बस भी आगे निकलना चाहता है, हम बस से आगे निकलना चाहते हैं, हम भी स्पीड बढ़ा रहे, भी स्पीड बढ़ा रहे हैं, दोनों घंटा वाला नाम नहीं ले रहे। अरे कम से कम ओवरटेकिंग में कंडीशन होता है कि या तो तुमको स्पीड बढ़ाना होगा और तुम स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हो तो तुम्हें हॉर्न बजा के उससे माफ करना होगा कि तू थोड़ा कम कर दे, हम आगे निकल जाए। गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ये ना करते हैं, बस एकदम दंडाताय पार हो रहा है, हम बाइक वाला है जल्दी में जाना चाहते हैं, साइड नहीं दे रहा है तो साइड मांगते हैं। अच्छा साइड दे भी दिया लेकिन उसका स्पीड ज्यादा है, मेरा स्पीड कम है, क्या उससे आगे निकल पाएंगे? इसके लिए हम हॉर्न बजा करके कहेंगे कि थोड़ा सा अपना स्पीड कम कीजिए ताकि हम आगे निकल जाए। तो यहाँ पर वही काम हो रही है, पूरा हम लोग काम करेंगे वैसा ही। चला, पहले गैप दूरी तय किया, फिर अपने बराबर दूरी तय किया, फिर जिसको पार कर रहा था उसके बराबर दूरी तय करते हुए आगे निकल गया। यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, खुद के लंबाई जिसको पार किया उसकी लंबाई तथा बीच का गैप। अगर इतना डिस्टेंस कवर किया है तो इसको फिजिक्स वाला क्रॉसिंग कहता है। क्या कहता है? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में याद रखेंगे, क्रॉसिंग में तीनों डिस्टेंस अलाउ हो जाएगा, तीनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे। क्रॉसिंग में कौन कौन क्रॉस करने में भाग लेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास यह भारत सरकार की एक रोड है और इस पर मोदी की एक बुलडोजर चल रहा है। कितना बुलडोजर चल रहा है इन दिनों में? योगी बाबा का बुलडोजर तो बना नहीं पाएंगे, बस बना देते हैं। ये बस की लंबाई कितनी? L1 और एक यहाँ पर बड़ा वाला गाड़ी खड़ा है, लंबा डाला वाला। अब इसकी लंबाई कितनी है? L2। अब इन दोनों के बीच की गैप कितनी है? तो गैप मान लिया जाए कितनी है? D। तो क्रॉसिंग डिस्टेंस आपसे पूछेगा, मान लो कि यह गाड़ी इस गाड़ी को पार करके आगे निकलना चाहती है, तो क्रॉसिंग डिस्टेंस में कितना कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस? L1 प्लस D प्लस L2, सीधा बाहर हो जाएगा। तो इसका नाम होगा क्रॉसिंग डिस्टेंस। क्रॉसिंग डिस्टेंस, इसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग डिस्टेंस। अब क्रॉसिंग डिस्टेंस याद रखना है L1 प्लस D प्लस L2, दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटा बीच का जोड़, किसके साथ? बीच के गैप। ये तीनों जोड़ दीजिए, आपको क्रॉसिंग डिस्टेंस मिल गया। अच्छा टाइम मान लो कि इसको पार होने में जो भी टाइम लगा वो T था। कितना था? T टाइम था। तो टाइम टेकन टू क्रॉस कितना हो गया? टाइम टेकन टू क्रॉस, पार होने में समय कितना लगा? तो T टाइम लग गया। T टाइम मैंने 10 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकंड जो भी लगे। अच्छा क्रॉसिंग स्पीड कितना होगा? तो डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड होता है ना, तो क्रॉसिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो क्रॉसिंग डिस्टेंस हो जाएगा क्रॉसिंग डिस्टेंस बटा क्रॉसिंग टाइम, ये निकल जाएगा कौन सा? क्रॉसिंग स्पीड। तो क्रॉसिंग स्पीड निकालना है, पार होने में क्या चाल होगा? तो पार होने का चाल जो होगा वो क्रॉसिंग स्पीड कितना निकलेगा? क्रॉसिंग
स्पीड, और क्रॉसिंग स्पीड को हम एक नया सिंबल देते हैं VC, C फॉर क्रॉसिंग। अब VC बराबर बोल दो फार्मूला L1 प्लस B प्लस L2 बटा कितना T, ये फार्मूला आपका काम करेगा। लेकिन ध्यान रखना क्रॉसिंग स्पीड और ओवरटेकिंग स्पीड, ओवरटेकिंग पढ़ लेते हैं फिर क्रॉसिंग स्पीड, ओवरटेकिंग स्पीड एक्चुअल में जो आप देखते हैं वो नहीं होता है। इसमें दो कंडीशन है, गाड़ी अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो कुछ और कहानी होगा, गाड़ी अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो कुछ और कहानी होगा। याद रखना जब दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलती है तो यहाँ पर एक की चाल दूसरे की चाल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर कंपैरिजन में जो वेलोसिटी सामने आती है उसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी नाम देते हैं। आपेक्षिक गति इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं। और जब भी कोई पार करता है या ओवरटेक करता है तो वहां पर आपेक्षिक गति से पार करता है, उसका अपना स्पीड से पार नहीं होता। पार होने में आपेक्षिक गति जिम्मेवार है, रिलेटिव मोशन जिम्मेवार है, उसका खुद का स्पीड जिम्मेवार नहीं है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि हम एक बस को पार होकर आगे निकलना चाहते हैं, ये केवल मेरे स्पीड पर डिपेंड करेगा तब नहीं, ये उसके स्पीड पर भी डिपेंड करेगा जिसको हम पार करना चाहते हैं। अगर वो स्पीड बढ़ाता गया, हमसे हमेशा ज्यादा रखा और मैं उसके मामले में अपना स्पीड कम ही रख पाया, तो क्या जीवन भर उसका पीछा करते रहेंगे, आगे निकल पाएंगे। जिसको हम पार करना चाहते हैं उससे मेरा स्पीड ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, पार करेंगे तो कितना स्पीड से पार करेंगे, तो पार करने के लिए अगर दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो उनके बीच में जो स्पीड का जो अंतर है ना, उस अंतर से पार कर पाएंगे। जैसे मान लो अगला भाग रहा है 80 से और मैं उससे पीछा कर रहा हूँ 60 से, कितना स्पीड से पार कर पाएंगे, तो जवाब होगा जिंदगी भर नहीं पार कर पाओगे, क्योंकि भाग रहा है कितना से 80 से और तो पीछा कर रहा है कितना से 60 से। पीछा करते रहो, पीछे रह जाओगे, उसका स्पीड ज्यादा है तो अगर स्पीड कम है कभी पार होगा नहीं। अब उलट दो, बस मैंने आगे वाली गाड़ी जा रही 60 से, मैं भाग रहा हूँ 80 से, तो कितना स्पीड से उसको पीछा कर पाऊंगा, मात्र 20 के स्पीड से, क्योंकि अगला से मेरा स्पीड कितना ज्यादा है, मात्र 20 ज्यादा है। हम भले ही चल रहे हो 80 से लेकिन उसको पीछा कर पाएंगे कितना से 20 से, यानी जो स्पीड में गैप जो होगा उस गैप से हम उसको पीछा कर सकते हैं, अपना स्पीड से पीछा नहीं होता। ये कहानी कब होगी, जब दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलेगी कब, ठीक है ना। रख दीजिए साउंड, ऊपर ही रखिए, ठीक। दोनों गाड़ियां जो है एक डायरेक्शन में चले तो याद रखना पार होने का स्पीड बाहर वाले गाड़ी माइनस खुद की गाड़ी का स्पीड माइनस जिसको पीछा किया जा रहा है उसकी गाड़ी का स्पीड। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका पार हो रहा है, ये भाग रहा है कितना से 80 मीटर पर सेकेंड से। अब ये पीछा कर रहा है मान लो 120 मीटर पर सेकेंड से, भाई पीछा कर लेगा ना, ये 80 से भाग रहा है कितना से 120 से भाग रहा है, ज्यादा स्पीड में इसको पार होके आगे निकल जाएगा, कितना स्पीड से पार कर पाएगा। तो देखो इसमें से इसको घटा देना, जो याद रखना जो पीछा कर रहा है, जो पीछा कर रहा है उसके स्पीड में से जिसको पीछा किया जा रहा है उसके स्पीड को घटा देना। अगर ये प्लस में आ रहा है तो ही पार होगा, अगर ये माइनस में आएगा तो पार होने के बजाय एक दूसरे के बीच की गैप बढ़ने लगेगी, पार नहीं होगा, और दूरी बढ़ने लगेगा, नजदीक नहीं आएगा, क्या होगा और दूरी बढ़ेगा। यानी कहानी ऐसी होगी, अगर इसका 120 है इसका 80 है तो इसके नजदीक जा सकता है क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। अगर यही 120 होता है इसका कितना होता 80, तो यह इससे दूर होता चला जाता है, अभी आगे निकल जाता है क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा था, तो ये आगे निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा पीछे छूट जाएगा। तो जब पीछे वाले गाड़ी का स्पीड कम हो अब आगे वाले गाड़ी का स्पीड ज्यादा हो तो कभी भी पार नहीं होता है, उनके बीच की गैप बढ़ती चली जाती है। पीछे वाला का स्पीड ज्यादा हो
आगे वाला का स्पीड कम हो तो पार हो सकता है। अब पार होने में मात्र उतना ही स्पीड जिम्मेवार होता है जो दोनों के बीच में अंतर पाया जाता है। यानी क्रॉसिंग स्पीड मेरे अनुसार कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर क्रॉसिंग स्पीड जो होना चाहिए वो क्रॉसिंग स्पीड कितना होना चाहिए, देख कर बता, पार करने का स्पीड कितना होगा, 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 बराबर कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। यही कहानी ओवरटेकिंग में भी होगा। ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग में एक अंतर है, क्रॉसिंग भी वही है और ओवरटेकिंग भी वही है। क्रॉसिंग में आगे निकल जाता है, ओवरटेकिंग में आगे, ओवरटेकिंग मतलब होता है पीछा करना। अब मान लो कि चोर भाग रहा है, सिपाही पीछा कर रही है, तो सिपाही पीछा करेगी कि क्रॉस करेगी, सिपाही पीछा करना चाहेगा कि क्रॉस करना चाहेगा। नहीं, सिपाही जो है वो चोर को पकड़ना चाहेगा कि कंपटीशन दिखाना चाहेगा, दूसरा से आगे निकलते देखा, ऐसा ना। अब चोर भाग रहा है, गाड़ी से पुलिस वाला पीछा कर रहा है, तो गाड़ी से पीछा पुलिस तब तक करेगी जब तक वो चोर के पास पहुंचे ना जाए। अब चोर के पास पहुंच गए, अब उससे भी आगे निकल जाएगी गाड़ी, आगे निकल जाएगी फिर तो कंपटीशन हो जाएगा। नहीं तो भी जा रहा है, बस जा रहा है, टेम्पो वाला खुद गुरु ले रहे हैं कि हम भी पीछा कर रहे हैं, लेकिन टेम्पो का स्पीड मैक्सिमम 80, अब बस वाला 150 बढ़ा देता है। हाईवे पर देख लो कई लोग का स्पीड इधर ना कम चला रहा है, हाईवे पर तो लगा के चल जाएगा, हाईवे पर तो लगता है 150 की स्पीड में लोग बात करता है। ओवरटेकिंग में थोड़ा सा अंतर आती है, क्रॉसिंग से ओवरटेकिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओवरटेकिंग क्या है, अलग अलग जगह से चल रहे तो बस एक ही टाइम पर एक ही जगह पहुंच जाए, जिसका नाम ओवरटेकिंग। क्या नाम है, अब जैसे मान लो कि एक चोर देवी स्थान से पैसा चुरा के भागने लगा जमौर देने, तब तक थाना प्रभारी के पास फोन गया, थाना प्रभारी फोन उठाए, वहां से गाड़ी निकाले, तो थाना प्रभारी पीछा करेंगे कहां से, थाना से, और चोर भागा है कहां से, देवी स्थान से। चोर भागते 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 पहुंचा जसोइया मोड़, थाना प्रभारी पहुंच गए जसोइया मोड़, तो चोर कहां पकड़ा गया, अच्छा ओवरटेक हो गया। अगर थाना प्रभारी अपना टाइम देखेंगे तो उनके घड़ी अगर 3:30 बजा रही होगी, तो चोर है तो उसका 4:30 बजेगा, होकर टाइम भी कितना होगा, 3:30। दोनों के घड़ी में टाइम सेम होंगे और दोनों का पोजीशन भी क्या होगा, सेम। थाना प्रभारी भी पहुंच चुके हैं जसोइया मोड़ और चोर भी पहुंच चुका है जसोइया मोड़, यानी दोनों का पोजीशन एक और टाइम भी एक। अलग अलग जगह से चला लेकिन एक ही जगह पर एक ही टाइम पर पहुंच गया, तो इस घटना को फिजिक्स वालों ने नाम दे दिया ओवरटेक। समझ में आएगी बात, ओवरटेकिंग में क्या होगा, पोजीशन एक टाइम एक, तो क्या हो गया ओवरटेक। इसको हम लोग कहते हैं पीछा करना। अब क्रॉसिंग में आगे निकल जाएगा, क्रॉसिंग में क्या हो जाएगा, आगे निकलेगा, ओवरटेकिंग में आगे नहीं निकलेगा, सेम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इसको तेजी से उतारिए। ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग का न्यूमेरिकल पिछले अगले क्लास में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल तो एक बोर्ड का लिखेंगे, लेकिन बनाएंगे मन से, मौखिक 2 लाइन में खत्म। चोर और सिपाही का न्यूमेरिकल बहुत पॉपुलर है, आप लोग 9th में भी बनाए होंगे, चोर सिपाही, चोर भागा, सिपाही जी पीछा किए, भागते गया चोर, सिपाही जी पीछे से पीछा करते गए। सवाल पूछता है कि कितना दूरी तय किया, क्या किया, कितना